नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। पीएम मोदी ने आज 370 सीट जीतने से भी बड़ा दावा कर दिया है, लेकिन वो दावा क्या है आज उसके बारे में आपको जानना चाहिए। पीएम मोदी ने आज संसद में वो कहा जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, वो भी आपको बताऊंगा। क्या कांग्रेस आरक्षण विरोधी है? नरेंद्र मोदी के दावे का सच क्या है, इसकी जांच भी करेंगे। अंबेडकर से सीताराम केसरी तक कांग्रेस ने पिछड़े नेताओं के साथ क्या क्या किया था, इतिहास के वो पन्ने खंगालेंगे। 2024 चुनाव पर बड़ी खबर भी है। मोदी के साथ और कौन कौन आने वाला है, आपको इसके बारे में बताऊंगा। ईडी से बचते केजरीवाल को कोर्ट ने बुलाया है, क्या अब गिरफ्तारी होने वाली है? ईडी ने कोर्ट को हेमंत सोरेन के जो व्हाट्सएप चैट बताए, आज वो व्हाट्सएप चैट पाठशाला में आपको दिखाने वाला हूं। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के सबूतों की एक्सक्लूसिव कॉपी पहली बार आप टीवी पर देखने जा रहे हैं। इसके बाद बात होगी सीएम योगी की, जिन्होंने खुला ऐलान कर दिया है अयोध्या काशी के बाद अब क्या होने वाला है, उसके बारे में बताऊंगा। अखिलेश तैयारी करके आए थे, पर सीएम योगी ने वो कर दिया कि सब फेल हो गया। आज उसका चैप्टर भी है। और आखिर में एक्स्ट्रा क्लास, रात में सोने पर क्या इंसान की हाइट बढ़ जाती है जो सुबह उठने पर घट जाती है? ये फैक्टर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश किया था, जिसके बारे में हमने पाठशाला में आपको विस्तार से बताया था और कहा था कि यह बिल ऑलमोस्ट डन है कि पास होगा ही, और वो हो गया। विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद बिल को मंजूरी के लिए अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड यूसीसी कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी बिल पास होने पर सीएम धामी ने कहा कि यह पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को पूरा करने में मददगार साबित होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप के मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। संजय सिंह को ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े केस में पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने खुद को बेगुनाह बताया था, जबकि ईडी ने दलील दी कि कथित शराब घोटाले में जो काली कमाई हुई उसे छुपाने और इस्तेमाल करने में संजय सिंह भी शामिल थे। और आज फिर संजय सिंह को जमानत नहीं मिली। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट की एनसीपी को नया नाम दे दिया है। शरद पवार की पार्टी अब एनसीपी शरद चंद्र पवार के नाम से जानी जाएगी। शरद पवार गुट की तरफ से पार्टी के 3 नए नाम चुनाव आयोग को दिए गए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टी के एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम पर मुहर लगा दी। हालांकि पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। योगी सरकार में माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों पर एक्शन जारी है। आज प्रशासन ने ग्रेटर नोएडा में अतीक की करोड़ों की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम ढोल नगाड़े के साथ पहुंची थी। इस दौरान ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में मौजूद अतीक की आलीशान कोठी को सील कर दिया गया, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर नया इतिहास रच दिया है। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले बुमराह भारत के पहले तेज गेंदबाज बन गए। इससे पहले आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और बिशन सिंह बेदी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर रहे, लेकिन ये तीनों ही स्पिनर्स थे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी ने आज 370 सीट जीतने से भी बड़ा दावा कौन सा किया? पीएम मोदी ने आज संसद में वो कहा जो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं कहा। क्या कांग्रेस आरक्षण विरोधी है? मोदी के दावे का सच क्या है? अंबेडकर से सीताराम केसरी तक कांग्रेस ने पिछड़े नेताओं के साथ क्या किया? सबसे पहले इसका चर्चा। 2 दिन पहले लोकसभा में पीएम मोदी ने इस बार 370 सीटें जीतने का दावा किया और एनडीए को 400 पार बताया था। इसी से विपक्ष में हड़कंप मच गया था कि बॉस नरेंद्र मोदी तो संसद में खड़े होकर 370 का दावा ठोक दिए और अब की बार 400 पार एनडीए के लिए बोल दिए। लेकिन आज तो राज्यसभा में पीएम ने इससे भी बड़ा दावा कर दिया, जिससे विपक्ष की रही सही उम्मीद भी न सिर्फ इस बार खत्म हो जाएगी, बल्कि 2024 के आगे भी विपक्ष के हाथ कुछ आने वाला नहीं दिख रहा।
क्योंकि आज पीएम ने अपने तीसरे टर्म का एजेंडा बता दिया बॉस, राज्यसभा में खड़े होकर, कि तीसरा टर्म मतलब मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, काम क्या क्या करूंगा तीसरे टर्म में, वो पूरी लिस्ट गिना दी भाई नरेंद्र मोदी ने आज। ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया कि सदन में खड़े होकर चुनाव से पहले अगले टर्म में क्या करूंगा बता दे। यह प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास ही है, जिसके दम पर वो चुनाव से पहले ही अपने तीसरे कार्यकाल का ट्रेलर पूरे देश को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा, विकसित भारत की नींव और मजबूत करेगा, भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा, देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में भारत का डंका बजेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत सबसे आगे होगा। और ये तो आपको कुछ पॉइंटर्स बताए। इसके अलावा पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा वो आपको सुनवाता हूं, उनकी डिटेल भी बताता हूं। दूर नहीं है, कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगी। अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो। बिजली बिल जीरो। देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना ही नहीं, टियर 2, टियर 3 सिटी नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूं। आने वाले 5 साल आप देख रहा, कोई भी इंटरनेशनल खेल की कंपटीशन ऐसी नहीं होगी जिसमें भारत का झंडे हर जगह बढ़ना था। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी गूंज होगी। नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंस से लबरेज बता रहे हैं कि अब अगले 5 साल में क्या करके दिखाऊंगा देश को। मोदी की गारंटी अगले 5 साल के लिए क्या है? पीएम मोदी की ये बातें विपक्ष की न सिर्फ 2024 के चुनाव में बल्कि आगे की उम्मीदें भी खत्म कर रही, क्योंकि आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने कह दिया कि मोदी की जो गारंटी चल रही है वो चलती रहेंगी। गरीबों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा मिलती रहेगी, ये नरेंद्र मोदी ने कह दिया। 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिलती रहेंगी। किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती रहेगी। गरीबों को पक्के घर मिलते रहेंगे। नल से जल योजना की गारंटी जारी रहेगी। 80 करोड़ गरीबों को जो मुफ्त अनाज मिल रहा है वो मिलता रहेगा। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। इस पर विपक्ष सवाल पूछता है, जब इतने लोग गरीबी से बाहर आ ही गए बॉस, तो 80 करोड़ लोगों को अनाज किस बात का फ्री में दे रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसकी वजह भी बताई। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा और क्यों 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज आज भी मिल रहा है। अगर गरीब जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गया
ये नरेंद्र मोदी ने इसकी वजह बताई और कहा कि किसी को बुरा लगता है तो लगे, मैं दूंगा भी ये अनाज फ्री में। सुनिए पीएम ने क्या वजह बनाई, बताइए। आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना, तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ठीक ना करिए, फलाना करिए, ये कहना क्यों, कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपक न जाए। और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए। ये समय हमने गरीब को मजबूत, ताकि वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापस उस गर्त में डूब न जाए। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। पीएम मोदी तो खुलकर खेल रहे हैं बॉस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसे में नरेंद्र मोदी से लड़ना विपक्ष के बस की बात तो नहीं दिख रहा, और कम से कम मौजूदा विपक्ष जिसके पास न दिशा है न दशा है। इसलिए विपक्ष खास तौर पर राहुल गांधी ने नया मुद्दा निकाल लिया, आरक्षण बढ़ाने का। आरक्षण और जातिगत जनगणना का मुद्दा कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार में पिछड़ों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार में 90 सचिव हैं, जिनमें से सिर्फ 3 ही ओबीसी समुदाय से आते हैं। इसके अलावा 6 फरवरी यानी कल ही राहुल गांधी ने नया दांव चलते हुए कहा कि केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर आरक्षण की 50% की सीमा भी हटा देंगे। यह कांग्रेस की गारंटी है। राहुल गांधी आरक्षण की 50% की सीमा हटाने की बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को नहीं पता कि यह सीमा किसी सरकार ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से तय हुई है? सुनिए एक बार राहुल गांधी को, फिर आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने किस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की पोल खोली है और उसके फैक्ट्स आपको बताऊंगा। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। जो दलित है, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में, अस्पतालों में, कोर्ट्स में, स्कूल कॉलेजेस में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। 70-75 साल देश को हो गए आजाद हुए, उसमें से मैक्सिमम टाइम कांग्रेस की सरकार रही। आरक्षण होने के बावजूद पिछड़ों को, दलितों को क्या मिला, इसको आज तक चेक नहीं कर पाए होंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि 50% की सीमा जो है वो उसको भी खत्म कर देंगे। अरे बॉस, चुनाव जीतने के लिए क्या 100% आरक्षण कर दीजिएगा क्या देश में? लेकिन कांग्रेस के इस नैरेटिव की पीएम मोदी ने ही आज राज्यसभा में हवा निकाली। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग कभी आगे बढ़े। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी भी राज्यसभा में पढ़कर सुनाई, जिसमें नेहरू ने देश के तब के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए लिखा था कि वो किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करते, खास तौर पर नौकरी में आरक्षण तो बिल्कुल नहीं चाहते। सुनिए पीएम मोदी ने किस तरह आरक्षण के मुद्दे पर नेहरू की चिट्ठी पढ़कर कांग्रेस की पोल खोली। ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो,
अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के जिस लेटर का जिक्र राज्यसभा में किया, आपको इस चिट्ठी के बारे में विस्तार से बताता हूं। यह चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू ने 27 जून 1961 को लिखी थी और इस चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण के मुद्दे पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी राय बताई थी। उस चिट्ठी की कॉपी आपको दिखा रहा हूं, उसके लिखे हुए लेख दिखा रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू की यह चिट्ठी आप लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर 1947 टू 1964 वॉल्यूम 5 में पढ़ सकते हैं। इसके पेज नंबर 456 पर नेहरू की चिट्ठी के बारे में लिखा है जो उन्होंने उस समय देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। इस चिट्ठी में नेहरू ने आरक्षण को लेकर जो कुछ भी लिखा है वो कांग्रेस के नेताओं को भी पढ़ना चाहिए, खास तौर पर राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए जो लगातार आरक्षण की सीमा 50% से भी ज्यादा करने की बात कर रहे हैं। इस चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि वो किसी भी प्रकार के आरक्षण को पसंद नहीं करते हैं, खासतौर पर नौकरी में आरक्षण को तो बिल्कुल नहीं। नेहरू ने आगे लिखा कि वो हर उस चीज के खिलाफ हैं जिससे अक्षमता को और लो स्टैंडर्ड को बढ़ावा मिले, लेकिन अगर हम धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण देंगे तो काबिल लोगों को पीछे कर देंगे और हमेशा दूसरे या तीसरे दर्जे के बने रहेंगे। नेहरू ने लिखा कि उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि धर्म के आधार पर आरक्षण का बिजनेस कितना आगे जा चुका है। हम हमेशा पिछड़ों की मदद करें लेकिन क्षमता से समझौता किए बिना, क्योंकि दूसरे दर्जे के लोगों के साथ हम पब्लिक सेक्टर या कोई और सेक्टर कैसे खड़ा कर पाएंगे। ये थी नेहरू की चिट्ठी की वो बातें जो आज तो पीएम मोदी ने आधी बताई, हमने आपको पूरी चिट्ठी पढ़कर बताई। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की पोल खोलने के बाद पीएम मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी का उदाहरण दिया। पीएम मोदी ने बताया कि बाबा साहब अंबेडकर और सीताराम केसरी के साथ कांग्रेस ने किस तरह का सलूक किया था। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर और सीताराम केसरी दोनों ही पिछड़ी जाति से आते थे और कांग्रेस ने दोनों को अपमानित किया और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। एक बार प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस ने अंबेडकर और सीताराम केसरी के साथ कैसा बर्ताव किया था। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। तो भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी तब बाबा साहब को भारत। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी, वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ। आप देखिए कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर और सीताराम केसरी के साथ क्या किया था, जो दोनों ही पिछड़ी जाति से आते थे और जिसका जिक्र आज पीएम मोदी ने राज्यसभा में किया। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवाने की साजिश की थी। 1952 में बाबा साहब अंबेडकर ने बंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अंबेडकर को हराने की पूरी कोशिश की। इसका परिणाम यह हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर 1952 का लोकसभा चुनाव हार गए। बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता कहते हैं, फिर कांग्रेस ने जीते जी भारत रत्न क्यों नहीं दिया। बाबा साहब अंबेडकर को उनके निधन के 34 साल बाद भारत रत्न मिला, जब बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। इसी तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी के साथ कांग्रेस पार्टी ने कैसा व्यवहार किया था वो भी आपको याद दिलाता हूं। सीताराम केसरी 1996 से 1998 तक कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन आरोप लगते हैं कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी को अपमानजनक तरीके से हटाया गया। 14 मार्च 1998 को सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना तय हुआ। आरोप है कि इसी दिन सीताराम केसरी को जबरन अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। सीताराम केसरी की नेम प्लेट उखाड़कर कूड़ेदान में फेंक दी गई। सीताराम केसरी को पार्टी दफ्तर के बाथरूम तक में बंद कर दिया गया कहा जाता है और ऐसे आरोप लगते हैं कि कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने सीताराम केसरी के साथ बदतमीजी भी की, जिससे उनकी धोती खुल गई।
ये हुआ है सीताराम केसरी के साथ, ये हुआ है अंबेडकर के साथ, और पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या हुआ था वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पाठशाला। यानी कांग्रेस चाहे आरक्षण को लेकर माहौल बनाए, चाहे जातिगत जनगणना के जरिए पिछड़ों की बात करे, जैसे ही नरेंद्र मोदी कांग्रेस का इतिहास सामने लेकर आते हैं, कांग्रेस की पोल पट्टी खुल जाती है। पीएम मोदी ने आज उस झूठ की पोल भी खोल दी, जो झूठ इस नाम से बेचा जाता है कि मोदी सब कुछ बेच रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस पर सरकारी कंपनियों यानी पीएसयू को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को याद दिलाया कि उनकी अगुवाई वाली यूपीए सरकार में पीएसयू की हालत क्या थी, और आज सरकारी कंपनियां कैसे रिकॉर्ड उत्पादन कर रही हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। पीएसयू कंपनियों के शेयर रॉकेट बने हुए हैं। सुनिए पीएसयू के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा। अब प्रचार किया जा रहा है पीएसयू बंद हो गए, पीएसयू बंद हो गए। अब उनको तो याद भी नहीं होगा क्या है, बस किसी ने पकड़ा दिया, बोलो बोलो। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234 आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। अब भाई कोई कौन सा अरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए, अब बेचने के बाद 250 हो गया। क्या क्या कर रहे हो आप लोग। आदरणीय सभापति जी, आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयू की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते हैं उनको समझ आता है, नहीं समझता है तो किसी को पूछो। आप सभापति जी देखिए, बीएसई पीएसयू इंडेक्स में बीते 1 वर्ष के दौरान लगभग 2 गुनी उछाल हुई है। आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में कभी एचएएल को लेकर, कभी एसबीआई को लेकर, कभी एलआईसी को लेकर किस तरह की बातें की गई, भ्रम फैलाया गया। और हमने पाठशाला में आपको एक एक चीज का फैक्ट बताया। इसलिए कहता हूं पाठशाला देखिएगा तो सजग रहिएगा। और आप 1 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए इन सरकारी कंपनियों का कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं और किस तरह से इनके शेयर रॉकेट बने हुए। जैसे एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने निवेशकों को बीते 1 साल में 142% तक का रिटर्न दिया, 142%। 1 साल में एचएएल के शेयर का भाव 1200 रुपए से बढ़कर 2948 रुपए पर पहुंच गया। एलआईसी की बात करें तो बीते 1 साल में एलआईसी के शेयर की कीमत 440 रुपए से बढ़कर 1050 रुपए पर पहुंच चुकी है। एलआईसी ने बीते 1 साल में निवेशकों की रकम को डबल कर दिया। एलआईसी की मार्केट कैपिटल 6,60,000 करोड़ के स्तर पर पहुंच चुकी है और आज मार्केट कैपिटल के हिसाब से एलआईसी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई से भी आगे निकल गया है। जिस एलआईसी को लेकर भ्रम फैला रहे थे ना कि डुबा दिया, वो अब एसबीआई से आगे है और एसबीआई की मार्केट वैल्यू करीब 6,30,000 करोड़ रुपए। इसलिए एलआईसी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने एलआईसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से फैलाई जा रही अफवाहों पर भूतिया बंगले का भी उदाहरण दिया। सुनिए एलआईसी के मुद्दे पर पीएम ने राज्यसभा में क्या कहा और यह भूतिया बंगले का किस्सा क्या है। एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। जितनी गलत बातें एलआईसी को लिए बोलनी चाहिए बोली, और तरीका यही है किसी को बर्बाद करने, अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ। और टेक्निक वही है, गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है। यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर कोई इधर करके लपक लेते। एलआईसी एलआईसी क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं,
करके के सुनाना चाहता हूं। आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। जो लोग सरकारी कंपनियों को लेकर भ्रम फैलाते हैं, उन्हें पीएम मोदी ने आंकड़े गिनाकर बताया कि कैसे इन कंपनियों का प्रॉफिट पिछले 10 सालों में दोगुना तक पहुंच चुका है। और मैं आपको बताता हूं कि जो PSU कंपनियां हैं, उनका प्रॉफिट अगर आप देखेंगे कि किस जमाने में क्या रहा था, यानी अगर PSU का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट किसको देखिए, यूपीए के 10 साल, यूपीए के 10 साल, उसमें कितना प्रॉफिट था इन PSU कंपनियों का? करीब 1.25 लाख करोड़, 2.25 लाख CR, करीब 1.25 लाख करोड़। मोदी के 10 साल, ये प्रॉफिट कितना हो चुका भाई? 2.5 लाख करोड़, यानी डबल। महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, उनकी सरकार में 1.25 लाख करोड़ का प्रॉफिट था PSUs का। नरेंद्र मोदी की सरकार में 2.5 लाख करोड़ हो गया। और कहने को नैरेटिव क्या है कि सब बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। 2014 में PSU की नेटवर्क 9.5 लाख करोड़ थी, 2024 में यह बढ़कर 17 लाख करोड़ हो चुकी है। यानी विपक्ष की राजनीति की टेक्निक ही गलत है। वो मोदी के खिलाफ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं, हवाई मुद्दे खड़े करते हैं तो वो बह ही जाता है, उड़ ही जाता है। यही वजह है कि वो नरेंद्र मोदी के सामने एक तरह से खत्म होते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में यह कह दिया कि कांग्रेस 40 सीट भी जीत जाए तो बड़ी बात है। सुनिए एक बार। मैंने भी एक प्रार्थना की, और प्रार्थना तो कर सकते हैं, और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। यानी 2024 का चुनाव भी गजब चुनाव होगा बॉस। लोग ये देखेंगे कि मोदी 400 सीट पार कर पाते हैं कि नहीं, और कांग्रेस 40 पार कर पाती है। क्या मैसिव डिफरेंस है। वो 400 पहुंच पाते हैं कि नहीं और ये 40 पार कर पाते हैं कि नहीं, ये देखने के लिए चुनाव होगा। गजब है। पाठशाला में अब अगली क्लास। ईडी से बचते केजरीवाल को कोर्ट ने बुलाया है। अब उनकी क्या गिरफ्तारी होगी? ईडी ने कोर्ट को हेमंत सोरेन के जो व्हाट्सएप चैट बताए, वो भी आपको पाठशाला में आज पहली बार दिखाऊंगा। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के सबूतों की एक्सक्लूसिव कॉपी पहली बार टीवी पर दिखाऊंगा। इस वक्त देश में 3 नेताओं की बड़ी चर्चा है। एक है हेमंत सोरेन, जिनकी कुर्सी जा चुकी है, जो जेल में है। दूसरे नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उन्हें कोर्ट में पेश होने का फरमान मिल गया है। तीसरे नेता हैं योगी आदित्यनाथ, जो डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं कि विरोधियों की धड़कनें बढ़ जा रही हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन की आगे बात करूंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या यूपी विधानसभा के अंदर कह दिया कि आज उसको लेकर देश भर में चर्चा है। जरा योगी जी की एक बाइट सुनिए, फिर केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर आता हूं। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ की इस धमाकेदार स्पीच के पूरे हिस्से आपको बस थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल की बात करना जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो ईडी से बार बार बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईडी उन्हें कोई ढील देने के मूड में है नहीं। केजरीवाल ईडी के समन पर नहीं आए तो ईडी उनके खिलाफ कोर्ट चली गई
और कोर्ट ने भी कुछ ऐसा कह दिया कि केजरीवाल की रातों की नींद उड़ जाएगी। आज कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी को कोर्ट में पेश हों। अब क्योंकि यह कोर्ट का ऑर्डर है तो अरविंद केजरीवाल को मानना ही होगा। कोर्ट को तो ईडी की तरह नहीं कह सकते कि ये बताओ, वो बताओ, फलाना बताओ, ढिमकाना बताओ। इसे वो ईडी के सम्मान की तरह इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यह कोर्ट का आदेश है। अरविंद केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने दिया है। इस आदेश को केजरीवाल के खिलाफ ईडी की पहली जीत भी मान सकते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो ईडी के सम्मन को गैरकानूनी बताकर एक झटके में खारिज कर रहे थे, लेकिन कोर्ट का फैसला तो ईडी के पक्ष में आया। अगर ईडी का जो सम्मन था वो गैरकानूनी था तो कोर्ट भी खारिज कर देता, लेकिन कोर्ट ने तो केजरीवाल से कह दिया कि आइए बॉस जरा कोर्ट में आइए। अब तक आम आदमी पार्टी यही माहौल बना रही थी कि पीएम मोदी के इशारे पर ईडी अरविंद केजरीवाल को फंसा रही, लेकिन अब तक मामला कोर्ट में चला गया और वहां से अरविंद केजरीवाल को पेश होने का आदेश आ गया। ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कानूनी रूप से ईडी के सम्मन पर पेश होने के लिए बाध्य थे, इसके बावजूद वो पेश नहीं हुए। पहली नजर में यह लग रहा है कि ईडी के पास केजरीवाल को समन करने के लिए पर्याप्त आधार है, यानी कोर्ट मान रहा है कि ईडी के पास केजरीवाल को बैठाकर पूछताछ करने का आधार है, समन भेजने का आधार है। तो इतने दिन से जो केजरीवाल कह रहे थे, पब्लिक के सामने माहौल बना रहे थे, सब ठुस हो गया, उड़ गया हवा में फूस। अब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश होना पड़ेगा और कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हुई तो क्या होगा? अरविंद केजरीवाल के पेश होने पर कोर्ट उनसे पूछ सकती है कि अब तक ईडी के 5 समन पर पेश क्यों नहीं हुए, क्यों बार बार समन को स्किप किया। अगर कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ये दलील देते हैं कि ईडी का समन गैरकानूनी है इसलिए पेश नहीं हुए, तो फिर उन्हें कोर्ट में यह साबित भी करना होगा कि यह समन गैरकानूनी कैसे है। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी दलील रखेंगे और ईडी अपनी दलील रखेगा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट फैसला दे सकता है। अगर कोर्ट का फैसला ईडी के पक्ष में आया तो केजरीवाल को ईडी की बताई तारीख और जगह पर पेश होना होगा, और अगर अरविंद केजरीवाल पेश हुए तो फिर उनकी गिरफ्तारी की भी नौबत आ सकती है, जैसे हेमंत सोरेन के साथ। वैसे तो केजरीवाल के लिए यही बड़ा झटका है कि एक सिटिंग सीएम को कोर्ट ने पेश होने के लिए कह दिया, इसलिए अब आम आदमी पार्टी भी ज्यादा कुछ नहीं कह पा रही। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक कदम उठाएं। सुनिए एक बार अब क्या कह रहे हैं। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर आया है, हमारी लीगल टीम इस ऑर्डर को अभी स्टडी कर रही है और जो भी अप्रोप्रिएट लीगल स्टेप्स होंगे हम वो लेंगे, बट हम कोर्ट में डेफिनेटली सबमिट करेंगे और बताएंगे कि ईडी के सारे समन्स अब तक के इल्लीगल रहे हैं। क्या केजरीवाल के पास अब भी ईडी के से बचने का कोई विकल्प है? पहला विकल्प तो यह है कि अरविंद केजरीवाल निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहां वो राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग कर सकते हैं या फिर कोर्ट में पर्सनली पेश होने से बचने की अपील कर सकते हैं। दूसरा विकल्प केजरीवाल के पास यह है कि वो ईडी के समन को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं और यह मांग करें कि पहले ईडी उनके सवालों के जवाब दे और उन्हें बताए कि उन्हें किस हैसियत से समन किया जा रहा है, समन का ग्राउंड कितना मजबूत है और क्या पर्सनली पेश होना जरूरी है या लिखित में जवाब दिए जा सकते हैं। तीसरा विकल्प, अरविंद केजरीवाल जांच के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दे सकते हैं। केजरीवाल के विरोधी यही कह रहे हैं कि केजरीवाल ज्यादा दिन तक ईडी से बच नहीं सकते और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अगर किसी का नंबर आ चुका है तो वो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि हेमंत सोरेन के मामले में भी लास्ट तक यही होता रहा कि किसी तरह से ईडी की जांच और जेल जाने से बच सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। अब सोरेन के में जो नई डिटेल आ रही है उसमें बड़े आरोप लग रहे हैं। हमारे पास हेमंत सोरेन के मामले में ईडी के एक्सक्लूसिव दस्तावेज है जो कोर्ट के सामने ईडी ने पेश किए। इनमें सोरेन से जुड़ी कथित व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र है जो ईडी ने कोर्ट को दिखाए हैं और दावा किया है कि यह हेमंत सोरेन की व्हाट्सएप चैट है। इस व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा भी हुआ है कि हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों में मामला सिर्फ जमीन का नहीं है बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में गड़बड़ियों के आरोप भी लग रहे हैं। यह कथित व्हाट्सएप चैट हेमंत सोरेन और उनके करीबी बताए जा रहे विनोद सिंह के बीच के। ये वो व्हाट्सएप चैट हैं जो ईडी ने कोर्ट को सबमिट किए। अब आपको बताता हूं कि ईडी ने जो चैट दिए और दावा किया कि हेमंत सोरेन और विनोद सिंह जो हेमंत सोरेन के करीबी है उनके बीच का व्हाट्सएप चैट है, उसमें लिखा क्या है। ईडी के मुताबिक
इन व्हाट्सएप चैट में लिखा है कि कुछ संपत्तियों के बारे में कॉन्फिडेंशियल जानकारी है इनमें, कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर देने वाले कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड भी हैं इसमें, कुछ सरकारी दस्तावेज भी इसमें शेयर किए गए और ईडी का यह आरोप है कि संपत्ति के लेन देन, ट्रांसफर पोस्टिंग से बड़ी मात्रा में पैसा कमाया गया, पैसा बनाया गया। ईडी के दावे के मुताबिक कथित व्हाट्सएप चैट में हेमंत सोरेन और उनके करीबी के बीच क्या बातचीत हो रही है, अब आपको वो भी बताता हूं। जैसे एक व्हाट्सएप मैसेज 7 जून 2020 को शाम 4:51 पर विनोद सिंह की तरफ से भेजा गया, जो विनोद सिंह हेमंत सोरेन का करीबी बताया जाता है। इसमें लिखा है कहीं का डीसी बना देना, नो रिलेशन, प्योर कमर्शियल। एक और व्हाट्सएप मैसेज में 7 जून 2020 को शाम 5:14 पर विनोद सिंह की तरफ से यह मैसेज हेमंत सोरेन को भेजा गया, ये ईडी दावा कर रही है। और इसमें लिखा है कि भाई शशि रंजन आईएएस, आईजी प्रिजन, सूडा डायरेक्टर, इसको भी डीसी हजारीबाग या बोकारो एटसेट्रा। मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात चल रही है और पर्सनल रिलेशनशिप पे नहीं, कहा जा रहा है कि कमर्शियल है यह मामला। यह ईडी जो व्हाट्सएप चैट पेश कर रही है कथित तौर पर हेमंत सोरेन का और विनोद सिंह का बताकर, उसमें लिखा है। तीसरा कथित व्हाट्सएप मैसेज भी 7 जून 2020 को शाम 6:02 पर विनोद सिंह की तरफ से हेमंत सोरेन को भेजा गया। इसमें लिखा है भाई अभी तक जितना भी रिकमेंडेशन किया है किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है, काम होने के बाद फॉर श्योर जैसा आदेश होगा आपका, बट रिक्वेस्ट है प्लीज कुछ केस कंसीडर कर लेना, आई विश हम भी छोटे से सिस्टम का पार्ट हो। अब 7 जून 2020 को विनोद सिंह की तरफ से भेजे गए कथित तीनों मैसेजेस से यही लग रहा है कि वो कुछ अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की डील हेमंत सोरेन से कर रहा। ऐसे ही कुछ और कथित व्हाट्सएप चैट ईडी को मिले जिसमें हेमंत सोरेन और उनके करीबी विनोद सिंह की बातचीत दर्ज है। एक कथित व्हाट्सएप चैट 26 जून 2020 का है जो सुबह 6:25 पर भेजा गया। इसमें विनोद सिंह ने 2 मैसेज बैक टू बैक हेमंत सोरेन को फॉरवर्ड किए हैं, यह ईडी का दावा है। इसमें एक मैसेज में लिखा है रविराज शर्मा, प्रेजेंट पोस्टिंग डिप्टी सेक्रेटरी जेएसएससी, चॉइस फर्स्ट सेक्रेटरी आरटीए हजारीबाग, सेकंड चॉइस एएमसी रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यह कथित चैट पढ़कर ऐसा लग रहा है कि जैसे विनोद सिंह हेमंत सोरेन को अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नाम भेज रहा हो और बता रहा हो कि उनकी पहली चॉइस और सेकंड चॉइस क्या है, वो कहां जाना चाहते हैं। 26 जून 2020 को जो दूसरा कथित फॉरवर्ड मैसेज हेमंत सोरेन को भेजा गया, उसमें भी एक अधिकारी का जिक्र है। मैसेज में लिखा था कि मोहम्मद हैदर अली, जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर डीआरडीए गुमला, फॉर पोस्टिंग एज डीडीसी लातेहार। ईडी ने जो कोर्ट में व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स पेश किए, उसमें हेमंत सोरेन और विनोद सिंह की बीच 12 जून 2020 को भी कथित व्हाट्सएप चैट हुई। विनोद सिंह ने हेमंत सोरेन को भेजे इस मैसेज में लिखा है कि भाई इफ पॉसिबल कोलकाता वाला लाला जी से संडे को एक बार मिल लो, रेस्ट अप टू यू, कब से करना है या नहीं करना है एक बार समझ लेता, बड़ी पार्टी है, प्लीज लेट मी नो। ये सारे व्हाट्सएप चैट कोर्ट में ईडी ने पेश किए हैं। 12 जून 2020 को ही विनोद सिंह ने एक और कथित व्हाट्सएप मैसेज हेमंत सोरेन को लिखा, उसका बायोडेटा दूसरे मोबाइल से भेजा था, तुम देख लो। फिर विनोद सिंह ने एक और मैसेज भेजा जिसमें लिखा था भाई 2 करोड़ पर मंथ, 2 करोड़ पर मंथ। अगर चैट में किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है तो सिर्फ इसी से कुछ भी साबित नहीं हो सकता, इसलिए ईडी और सबूत खंगाल रही और यह मैच कर रही है कि चैट में जिन अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है, क्या वाकई में इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई भी या नहीं। इनमें से ईडी के सोर्सेस का दावा है कि 2 केस मिले भी हैं जिनके आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप मजबूत होते हैं। जैसे एक और व्हाट्सएप मैसेज में 7 जून 2020 को शाम 5:14 पर विनोद सिंह की तरफ से यह मैसेज भेजा गया हेमंत सोरेन को, यह ईडी का दावा है। इसमें लिखा है कि भाई शशि रंजन आईएएस, आईजी प्रिजन, सूडा डायरेक्टर, इसको भी डीसी हजारीबाग, बोकारो एटसेट्रा। अब आप यह देखिए कि शशि रंजन का नाम 14 जुलाई 2020 के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारी आदेश में लिखा हुआ दिख रहा है। इसमें लिखा है कि कारा महानिरीक्षक झारखंड के पद पर पदस्थापित शशि रंजन सूडा डायरेक्टर से ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक खूंटी जिले का जिला दंडाधिकारी और उपायुक्त नियुक्त किया जाता है। मतलब 7 जून का व्हाट्सएप मैसेज है, ईडी का दावा है, और 14 जुलाई 2020 को ट्रांसफर ऑर्डर में
किसी शशि रंजन का नाम भी है और उसी एक और शशि रंजन का नाम व्हाट्सएप चैट में भी है। तो ईडी के सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि ये तो मैच होता लग रहा है। अब ये कोर्ट तय करेगी कि ये दोनों लोग वही हैं नहीं है और ये चैट क्या कह रहा है। इसी तरह से एक और केस है। ईडी के दावे के मुताबिक 26 जून 2020 को विनोद सिंह ने 2 मैसेज बैक टू बैक हेमंत सोरेन को फॉरवर्ड किए। इसमें एक मैसेज में लिखा था, रविराज शर्मा प्रेजेंट पोस्टिंग डिप्टी सेक्रेटरी JSSC चॉइस फर्स्ट सेक्रेटरी RTA हजारीबाग सेकंड AMC रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब आप देखिए कि 28 अगस्त 2020 को ट्रांसफर पोस्टिंग का जो सरकारी आदेश है उसमें एक नाम रविराज शर्मा का भी दिख रहा है और इसमें लिखा है कि रविराज शर्मा उप सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची को ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार हजारीबाग के पद पर स्थापित किया जाता है। ईडी के सोर्सेज अब यह दावा कर रहे हैं कि इस तरह से व्हाट्सएप चैट और ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश की कड़ियां जुड़ रही हैं जो वो कोर्ट को बताएंगे। इन कथित व्हाट्सएप चैट के बारे में ईडी का दावा है कि उसने हेमंत सोरेन को विनोद सिंह की व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने व्हाट्सएप चैट के प्रिंट पर साइन करने से या इसे मानने से इनकार कर दिया। हालांकि हेमंत सोरेन यह जरूर मान रहे हैं कि विनोद सिंह के साथ उनकी बात हुई थी। ईडी का यह भी दावा है कि हेमंत सोरेन का करीबी विनोद सिंह ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कई अधिकारियों के संपर्क में था। ईडी के मुताबिक हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच 539 पन्नों की बातचीत का प्रिंट आउट है। 539 पेजेस व्हाट्सएप चैट के। ईडी ने कोर्ट में यह भी बताया है कि उसने हेमंत सोरेन ने ईडी ने हेमंत सोरेन से कहा कि अपना मोबाइल दिखा दीजिए ताकि वो ये देख सके कि विनोद सिंह से हेमंत सोरेन की क्या बात हुई थी। हालांकि हेमंत सोरेन ने जानबूझकर अपना मोबाइल नहीं दिया, जिससे यह लगता है कि हेमंत सोरेन कुछ छुपाना चाहते हैं, ये ईडी कह रही। ईडी इस मामले में हेमंत सोरेन के करीबी दोस्त जो पेशे से आर्किटेक्ट हैं उससे भी पूछताछ कर चुकी है विनोद सिंह से। एक तरफ विपक्ष है जिसके नेता जेल जा रहे हैं, ईडी से भाग रहे हैं या फिर लहर देखकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो 400 पार का टारगेट लेकर काम कर रहे हैं। 400 पार के टारगेट में फोकस इस बात पर भी है कि यूपी की 80 में से 80 सीटें जीती जाएं और यह नामुमकिन भी नहीं दिखता जब सारे समीकरण सेट हो रहे हो, जब राम लहर चल रही हो, जब योगी आदित्यनाथ जैसे नेता का फायर पावर हो। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी विधानसभा में बोले और आपको पता ही है कि सीएम योगी जब बोलते हैं तो कोई लाग लपेट तो करते नहीं, जो कहना मुंह पे बोलते हैं सीधा बोलते हैं, किसी को बुरा लगे भला लगे। सीएम योगी ने आज विधानसभा में सबके सामने सीधा संकेत दे दिया कि अयोध्या के बाद अब बारी काशी और मथुरा की है। सुनिए सीएम योगी। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। सीएम योगी ने जो बात ज्ञानवापी में पूजा शुरू होने को लेकर कही और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कही, दोनों ही मामले कोर्ट में चले। ज्ञानवापी में तो कोर्ट ने पूजा की अनुमति भी दे दी, जिसके बाद रातों रात बैरिकेड खुले और रातों रात पूजा करने की व्यवस्था बना दी। 5 टाइम की आरती भी शुरू। पूजा रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष को फिलहाल राहत नहीं मिली और पूजा पर रोक भी नहीं लगी। इन्हीं बातों को लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने महाभारत काल की याद दिला दी कि अगर कौरवों ने पांडवों को उनका हक दे दिया होता तो महाभारत का युद्ध न होता। पांडवों ने दुर्योधन से सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन उसने कहा था कि सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इसी पर महाभारत हो गई। योगी ने कहा कि यहां तो 5 गांव की नहीं, सिर्फ 3 जगहों की बात है। सुनिए योगी ने कैसे दिनकर की कविता के जरिए काशी मथुरा के लिए बड़ी बात कह दी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था
केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा को लेकर विपक्ष के रवैये पर भी सीएम योगी ने उनकी खूब क्लास लगाई। योगी ने कहा कि विपक्ष के जमाने को याद करते हुए कहा कि राम मंदिर का विवाद भले ही कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अयोध्या का विकास करने से किसने रोका था बॉस आप लोगों को? सिर्फ केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वर्षों तक पूरे अयोध्या का विकास रोका गया, यह आरोप योगी आदित्यनाथ ने आज लगाया। हम मानते हैं मंदिर का विवाद न्यायालय में था, लेकिन वहां की सड़कों को तो चौड़ा किया जा सकता था ना, वहां के घाटों का पुनरुद्धार किया जा सकता था, अयोध्या वासियों को बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी, वहां स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती थी, वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी जा सकती थी, वहां एयरपोर्ट बनाया जा सकता था। विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था? कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो? महोदय, ये तो मुद्दा नियत का है। हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। यूपी विधानसभा में योगी सरकार को घेरने के लिए अखिलेश यादव बहुत तैयारी करके आए थे, लेकिन सीएम आदित्यनाथ के जवाब के सामने पूरी बाजी पलट गई। अखिलेश यादव ने सदन में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से जुड़ा सियासी सवाल पूछा। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को उनके पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में पूछ ली। योगी ने पूछा कि यादव परिवार में चच्चू शिवपाल यादव की पूछ क्यों नहीं है? सुनिए एक बार सीएम योगी को। राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक यह न्याय होगा? पता नहीं। महाभारत को एक बार पढ़िए, महाभारत। हाँ, एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे। और बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं। अखिलेश यादव पर आरोप लग रहे हैं कि वो ना तो परिवार में शिवपाल जैसे लोगों को संभाल पा रहे, ना ही अपने सहयोगियों को संभाल पा रहे। जिसे मौका मिल रहा है वो साथ छोड़कर जा रहा है। जैसे जयंत चौधरी की आरएलडी के बारे में धीरे धीरे ये कंफर्म होता जा रहा है कि वो अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले जाए। कल ही हमने आपको बताया था कि जयंत चौधरी की एक बड़े बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री के साथ मीटिंग हुई। जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ आने का ऑफर दिया है। कई लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि जयंत चौधरी कैसे अखिलेश का साथ छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि 19 जनवरी को ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की लखनऊ में मुलाकात हुई थी। इसमें सीट शेयरिंग की बात तय हुई थी। जयंत चौधरी की आरएलडी को अखिलेश ने लोकसभा की 7 सीटें ऑफर की थी, लेकिन 20 दिन में ही जयंत के बीजेपी के साथ जाने की चर्चा होने लगी और जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे संकेत भी मिलने लगे जिससे यह माना जा रहा है कि आरएलडी समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटेगा और बीजेपी के साथ आरएलडी चली जाएगी। अब आप देखिए संकेत क्या है। पहला संकेत, 12 फरवरी को पश्चिमी यूपी के छपरौली में चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा अनावरण समारोह होना था, लेकिन इस कार्यक्रम को टाल दिया क्योंकि इसमें अब पीएम मोदी के आने की बात कही जा रही।
पीएम मोदी के हाथों से चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कराने से आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन का संदेश यूपी के जाट वोटर को दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा संकेत मथुरा से मिला, जिसमें आरएलडी ने 4 फरवरी को होने वाले युवा सम्मेलन कार्यक्रम को टाल दिया। माना जा रहा है कि आरएलडी और बीजेपी के नए समीकरण की वजह से इस कार्यक्रम को रद्द किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एनडीए का कुनबा और बढ़ सकता है। बड़ी खबर, नीतीश कुमार पहले इंडी गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आ चुके हैं। आरएलडी के बारे में पिक्चर क्लियर हो रही है कि वो बीजेपी के साथ जाएगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के भी सुर बदले हुए हैं। पंजाब में अब कहा जा रहा है कि अकाली दल फिर से बीजेपी के साथ आ सकता है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू फिर से एनडीए में आ सकते हैं। कर्नाटक में देवेगौड़ा की जेडीएस पहले ही बीजेपी के साथ आ चुकी है। यानी 2024 के चुनाव से पहले बड़ी उथल पुथल नजर आ रही है। आज नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की और इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब हम यहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश तो आ गए, क्या अब जयंत चौधरी के आने की बारी है? क्या अकाली दल वापस आएगा? क्या चंद्रबाबू नायडू आ जाएंगे? तमाम सियासी सरगर्मी बढ़ गई है 2024 के चुनाव के पहले। यानी नरेंद्र मोदी का कद जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखकर लोग आ रहे हैं। लेकिन पाठशाला में अब फैक्ट फैक्टर का एक्स्ट्रा क्लास, जिसमें बताऊंगा कि क्या रात में सोने पर इंसान की हाइट बढ़ जाती है और सुबह घट जाती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक सुबह उठते वक्त इंसान को अपनी हाइट नॉर्मल हाइट से ज्यादा महसूस होती है। दरअसल सुबह उठते वक्त इंसान की हाइट बढ़ने की वजह उसकी रीढ़ की हड्डी में होने वाला बदलाव है। सुबह उठने के बाद कोई भी इंसान खड़ा होता है तो ग्रेविटी के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद डिस्क जो होते हैं उन पे दबाव पड़ता है। इसके बाद दिन भर काम करने, उठने, बैठने और वजन उठाने की वजह से यह दबाव बढ़ता रहता है। रीढ़ की हड्डी में मौजूद ये डिस्क इंसान के लिए एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं और दिन भर लगातार दबाव पड़ने की वजह से डिहाइड्रेट होती रहे। इसी डिहाइड्रेशन की वजह से ये रीढ़ की हड्डी की डिस्क थोड़ा थोड़ा सिकुड़ जाती हैं, जिसका सीधा असर इंसान की लंबाई पर पड़ता है। लेकिन जब आप रात को बिस्तर पर लेटने के बाद ग्रेविटी का असर नहीं होता, मतलब कम होता है क्योंकि आप लेटे हुए हैं, तो शरीर को आराम मिलता है, तो ये डिस्क फिर से हाइड्रेट होकर फैलने लगती है, जिसकी वजह से इंसान की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अगर किसी इंसान की नॉर्मल हाइट 170 सेंटीमीटर है तो सुबह उठते वक्त उसकी लंबाई 171 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है और दिन भर की एक्टिविटी और ग्रेविटी की वजह से लंबाई घटकर 169.5 सेंटीमीटर या इससे भी कुछ कम हो सकती है। अब चूंकि 1 आध सेंटीमीटर है तो पता नहीं चलता,